हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेल कॉलम साइकिल, जिसे एयर रेफ्रिजरेटर साइकिल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे वेल कॉलम साइकिल क्या होता है, इसके 4 प्रोसेस, पीबी एंड टीएस डायग्राम और फाइनली सीओपी डेरिवेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले हम समझते हैं वेल कॉलम साइकिल क्या होता है। वेल कॉलम साइकिल एक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें एयर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये मेनली यूज़ होता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयर कूलिंग एप्लीकेशन में। इस साइकिल में कंप्रेशन और एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक होता है। नॉर्मली हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि एयर वेल कॉलम साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारा ये एयरक्राफ्ट होता है, मतलब एयरप्लेन ग्राउंड से उड़ता है, करीब ये 10,000 फीट या उससे ऊपर उड़ता है। तो ये 10,000 फीट ऊपर उड़ने के बाद क्या है, यहाँ पे तो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर होता है नॉर्मल, पर 10,000 ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और प्रेशर भी। टेम्परेचर तो नॉर्मल -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, प्रेशर भी कुछ कम हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर सर्वाइव लेना बहुत मुश्किल है। पर हमारा जो एरोप्लेन है वो करीब बहुत मतलब वेलोसिटी स्पीड में उसकी बहुत तेज़ रहती है, तो हमारा वेलोसिटी स्पीड रहती है, तो हमारा सर्वाइव बहुत मुश्किल है। तो हमारा वेलोसिटी कम करके हम वेलोसिटी कम करने के लिए हम इसमें डिफ्यूजन लगाते हैं। डिफ्यूजन हमारा वेलोसिटी कम करता है। तो ये वेलोसिटी कम करके क्या, वेलोसिटी कम करेगा तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर हमारा बढ़ा देगा। या तो आप सुनेंगे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देता है। पर ये टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ा देता है ना, -40 से +40 या 50 चला जाता है। तो ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसके लिए हम वेल कॉलम साइकिल लगाते हैं जो हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर और प्रेशर देता है, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। नॉर्मली से हम एक टीएस डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारा ये प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन कौन सा है, एम्बिएंट प्रेशर लाइन, जिस पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। एम्बिएंट प्रेशर लाइन है, इसको हम मान लेते हैं 1 है। 1 से ये क्या जाता है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब ये रैमिंग प्रेशर में जाता है, जहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी कम करता है और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है। तो ये रैमिंग प्रेशर है। अब यहाँ 1 से 2 गया, ये रैमिंग प्रेशर। फिर अब ये 1 से 2 से 3 जाएगा कंप्रेसर प्रेशर, ये जो है WC, यहाँ से W इनपुट होता है। अब 2 से ये 3 आ गया। अब 3 से क्या, ये सबसे हाईएस्ट हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर हो जाएगा, इसे हम कंप्रेसर प्रेशर भी कहते हैं या फिर हाईएस्ट प्रेशर भी आप कहेंगे। अब ये 3 से 4 आएगा, 4 से बाद 5 में क्या हमारा ये, अब 5 में जो है ये कैबिन प्रेशर आ गया, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वेल कॉलम साइकिल। पर हमारा जो ये एम्बिएंट साइकिल, पहले हम इसे डिफ्यूजन लगा के रैविंग प्रेशर से इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं, तब हमारा वेल कॉलम साइकिल लगाते हैं। अब हम चलते हैं अपने वेल कॉलम साइकिल के ऊपर। इसमें नॉर्मली 4 प्रोसेस होते हैं। 1 से 2 आइसोटोनिक कंप्रेशन प्रोसेस, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस या फिर हीट रिजेक्शन, और 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑब्जर्वेशन प्रेशर। नॉर्मल 1 से 2 क्या होता है, 1 से 2 में एयर कंप्रेशन में जो एयर होता है कंप्रेस होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, पर इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, वर्क इनपुट भी दिया जाता है इसमें। अब 2 से 3 में एयर कूलर में इंटर की जाती है, हीट इन्वायरमेंट को रिजेक्ट करती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब 3 से 4 में क्या होता है, एयर एक्सपेंडर में एक्सपेंड होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर सेफली डिक्रीज होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, कूलिंग इफेक्ट यानी जनरेट होता है। प्रोसेस 4 से 1 में ऑब्जर्वेशन होता है, कोल्ड एयर रेफ्रिजरेटर स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ये इवोपोरेटर, कंप्रेशन, कूलर, इसको हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, एक्सपेंडर, इवोपरेटर, कंप्रेसर। इसको हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होगा, कंडेंसर नहीं। कंडेंसर में क्या होता है कि यहाँ वेपर होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये हीट एक्सचेंजर है, ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगा। यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है तो ये टेम्परेचर यहाँ पे सिर्फ लो करता है बस, और ये फेस चेंज नहीं करता। फेस चेंज उसमें होता है जो कंडेंसर होता है, ये सिर्फ हीट एक्सचेंजर है। यहाँ है इवोपरेटर में हमारे क्यू इन होता है, और हीट एक्सचेंजर में क्या, क्यू आउट। कंप्रेशन WC, या फिर इसको आप बोल सकते हैं W इनपुट, और एक्सपेंडर में W आउट। चलिए आप निकालते हैं इसका COP।
नॉर्मली CVP क्या होगा, आपके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट को हम रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट को हम क्या लिख सकते हैं, अब फर्स्ट लॉ में आप पढ़े होंगे कि डब्ल्यू नेट के बराबर ही क्यू नेट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर इफेक्ट क्यू आउट माइनस क्यू इन। अब रेफ्रिजरेटर इफेक्ट इसमें क्या है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट यही है क्यू इन जो हो रहा है, तो क्यू इन अपॉन क्यू आउट माइनस क्यू इन। चलिए हम हीट एक्सचेंजर में पहले हम स्टडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाई स्टडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम, किस में लगा रहे हैं, 2 से 3 प्रोसेस में। तो एनर्जी स्टेट इक्वेशन आप पढ़े होंगे पहले से, H2 प्लस V2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस, अब क्या क्यू यहाँ आउट हो रहा है, क्यू रिजेक्ट हो रहा है, मतलब क्या माइनस में लगेगा, माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू H3 प्लस वेलोसिटी तो दोनों का सेम है प्लस GZ2 प्लस W कुछ हो नहीं रहा है ना, उसमें कोई आउटपुट ना इनपुट कुछ नहीं हो रहा है, तो वर्क कुछ हो नहीं रहा है तो 0, और वेलोसिटी दोनों सेम की होगी क्योंकि एक ही वेलोसिटी पे है और एक ही हाइट पे रखा है तो जेड भी सेम होगा। तो हमारा क्या बचा, क्यू आउट इज इक्वल टू H2 माइनस H3। ये हमारा निकल गया हीट एक्सचेंजर के लिए। हीट एक्सचेंजर मतलब जो हमारा क्यू आउट हो रहा था उसके लिए निकल गया। अब ऐसे हम निकाल लेंगे क्यू इन के लिए, हम नहीं चाहेंगे मतलब बड़ा हो जाएगा, हम सिर्फ बता दे रहे हैं क्यू इन कितना आएगा, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्यू इन बराबर होगा H1 माइनस H4। अब COP में रख देंगे उस फॉर्मूला में, COP बराबर क्यू इन H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4। आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि इंथैल्पी बराबर होता है CP/T, मतलब इसमें क्या होगा, H1 इज इक्वल टू CP/T1, ऐसे H2 इज इक्वल टू CP/T2, H3 इज इक्वल टू CP/T3, H4 इज इक्वल टू CP/T4। ये हमारा इंथैल्पी फार्मूला हो गया। अब यही चीज़ इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या CP सब में कॉमन है तो CP कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा T1 माइनस T4 अपॉन CP कॉमन है T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, CP से CP कट गया। अब इसमें T1 माइनस T4, मतलब इसमें T4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा T1 माइनस T4 माइनस 1 अपॉन, इसमें T3 कॉमन ले लीजिए, T2 अपॉन T3 माइनस 1 माइनस, इसमें भी T4 कॉमन ले लीजिए, T1 अपॉन T4 माइनस 1। देखिए इसके आगे 1 से 2 प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो इस प्रोसेस में क्या T2 अपॉन T1 से 2 T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1। ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप देख लीजिएगा। वैसे प्रोसेस 3 से 4 में T3 अपॉन T4 P3 अपॉन P4, तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 गामा। तो ये वाला और ये दोनों सेम है, मतलब T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T4 दोनों आपस में सेम होंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं T2 अपॉन T3 T1 अपॉन T4। तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, जो हम यहाँ से निकाले तो T1 अपॉन T2 T2 अपॉन T3 दोनों सेम है, ये दोनों मिल जाए तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा क्या, आंसर T4 अपॉन T3 माइनस T4। और अब हम इसको और सिंपली करेंगे तो ये T4 से हम डिवाइड कर दिए, T4 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है 1 अपॉन T3 अपॉन T3 माइनस 1। और अगर हम इसे प्रेशर रेशियो में निकालें तो P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, बस इसमें ये T3 अपॉन T4 का वैल्यू रख दिया इस साइड। तो हमारा COP आ गया जनरल फार्मूला ड्राइव फॉर्म में 1 अपॉन RP गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1।
तो आज हमने सीखा बेल कॉलम साइकिल वर्किंग, 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, COP डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।